मित्रों, मेरा पहला सवाल ये उठाना है, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारी मर्यादाएं छोड़ दी हैं क्या? जिस पद पर नेहरू जी बैठे हैं, सरदार पटेल बैठे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं, मौलाना आजाद बैठे हैं, सोनिया जी बैठी, इंदिरा गांधी बैठी हैं, राजीव गांधी बैठे हैं, राहुल गांधी भी बैठे हैं, उस पद पर बैठा व्यक्ति क्या बोल रहा है? मतलब कई शब्द को तो मैं दोहरा नहीं सकता, बेशर्मी और निकृष्टता की पराकाष्ठा है। द utterances of Mr. Kharge is not only demeaning but shameless and utterly despicable. अब मैं शुरू करता हूं, सब चल रहा है टीवी पर। गुजराती इलिटरेट होते हैं, तो मोदी जी ने वहां उनको तो झांसे में डाल करके अपना काम चलाया। केरला के लोग विद्वान होते हैं, इसलिए अब एक पूरे प्रदेश के लोगों को इलिटरेट कहना, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को, इसका मतलब क्या है? और आज मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच से कुछ गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं। मिस्टर खड़गे, आप ये बताइए, क्या गांधी जी इलिटरेट थे? क्या सरदार पटेल इलिटरेट थे? क्या मोरारजी देसाई इलिटरेट थे? क्या विक्रम साराभाई इलिटरेट थे? मोदी जी पर तो जो आप करते हैं वो देश देख रहा है, और आप पिटते भी और पिटते रहेंगे। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? जिस पावन गुजरात की भूमि ने कई संतों को जन्म दिया, गांधी जी वहां पैदा हुए, सरदार पटेल पैदा हुए, मोरारजी भाई पैदा हुए, और उस मिट्टी से देश के ऊपर इतना काम किया, उसको आप कहते हैं इलिटरेट? मैंने बार बार कहा है संसद में कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं। अध्यक्ष का भी वही हाल, न लिखते हैं न पढ़ते हैं। क्या मतलब है इसका? वैसे थोड़ा सा उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लिटरेसी रेट गुजरात का है 82%, और उसमें मोदी जी के आने के बाद बहुत इजाफा हुआ है। देश भर में हुआ है, हर प्रदेश में हुआ है। आज हमें बहुत गर्व है कि भारत की लिटरेसी बहुत आगे बढ़ गई है। तो आप मोदी जी से नफरत करते हैं तो कुछ भी बोल देंगे। मिस्टर खड़गे, यू ओ एन अपॉलजी टू द कंट्री। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांगे। उन्होंने पूरे एक गुजरात प्रदेश को इलिटरेट कहा है, अशिक्षित कहा है, जहां से गांधी जी, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, कई वैज्ञानिक, कई संत पैदा हुए। और मेरा एक सवाल राहुल गांधी से क्या मैं पूछूं? सोनिया गांधी जवाब दें, क्या इससे वो सहमत हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिप्पणी से? प्रियंका जी जवाब दें, क्या इससे सहमत है वो? और राहुल गांधी की अगर समझदारी बनती है तो वो भी इस पूरे वक्तव्य से अपने को अलग करें, इसकी भर्त्सना करें और माफी मंगवाएं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से। ये मुझे पहली बात कहनी है। अब देखिए, इन्होंने अच्छा मुझे दे दिया कि गुजरातियों को इलिटरेट नहीं कहा है, बिहार यूपी को भी कह दिया है। अब मैं बिहार से हूं। देवेंद्र बाबू, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? कुछ हम जानना चाहेंगे आपसे। मतलब आप देश में विभाजन करना चाहते हैं क्या?
कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? मैं फिर डिमांड करूंगा, खरगे जी देश से माफी मांगे, गुजरात के लिए, बिहार के लिए, यूपी के लिए। मैं तो ये भी कहूंगा, ही डज नॉट डिजर्व टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। जिस तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा देश के इतने बड़े तबके के लोगों को अशिक्षित करके अपमानित किया गया है, उनको जरा भी अब कोई नैतिक आधार नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। मित्रों, दूसरा तो इनका वक्तव्य और भी ऑफेंसिव है। आपने सुना होगा, मैं इसकी व्याख्या करूंगा। ये उन्होंने कहा है आसाम में, क्या कहा है? अगर कोई जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो नमाज छोड़कर उस जहरीले सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आप नमाज छोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे, आप कभी नहीं बचेंगे। ये क्या है भाई? ये कौन सी बात आप बोल रहे हैं मिस्टर खरगे? देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं, देश के अल्पसंख्यक समाज को उकसा रहे हैं आप, उनके धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। अभी आरएसएस की बात में आता हूं, लेकिन क्या स्तर है ये कि आप मिस्टर खरगे, यू हैव ब्लेटेंटली एंड अनअबैशेडली sought to stoke communal fire by pandering to the ugly religious sentiments of Muslim community. कि नमाज छोड़कर मारो सांप की तरह। इससे बड़ी कोई भद्दी शर्म की बात हो सकती है क्या? खरगे साहब को मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूं और बहुत लोग हैं, और मैंने राहुल गांधी को एक बार संसद में कहा था, आज वही ज्ञान मुझे खरगे साहब को देना है। राहुल गांधी ने उस दिन संघ पर बहुत हमला किया था, तो मैंने कहा, मिस्टर राहुल गांधी, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी दादी जी और आपके परनाना जी जब से सत्ता में आए तब से संघ की आलोचना करते रहे। संघ कहां से कहां पहुंच गया। आज बड़ी संख्या में संघ के स्वयंसेवक संसद में बैठे हुए हैं, और आप कहां हैं देख लीजिए। देश का प्रधानमंत्री भी स्वयंसेवक है। कभी तो सोचना चाहिए कि देश की जनता इस तरह की टिप्पणियों को पसंद नहीं करती। लेकिन उससे बड़ा सवाल है, श्रीमान खड़गे ने तो सारी मर्यादाओं की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया, बेशर्मी से उसको लांघ दिया। देश की राजनीति का थोड़ा मेरा अनुभव है, इस तरह के शब्द तो वामपंथी भी नहीं बोलते हैं, जो घोर एंटी आरएसएस हैं। इस तरह के शब्द तो माओवादी भी नहीं बोलते। तो पता नहीं सोनिया जी और राहुल गांधी ने किस महान विभूति को बैठा रखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। और डूबेंगे कांग्रेस, और बुरी हार होगी कांग्रेस पार्टी की। अगर इस तरह की बात उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेगा तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य जो भी कुछ बचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। मैं इस पूरे वक्तव्य की बहुत भर्त्सना करता हूं। आई कंडेम दिस वेरी नॉट ओनली अनफॉर्चुनेट बट वेरी शेमफुल कमेंट अगेंस्ट द आरएसएस। सांप से तुलना करते हैं, जो एक देशभक्त संगठन है, जिसके लाखों स्वयंसेवक आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में। खरगे साहब, कभी आपको संघ का काम देखना है तो आपने आसाम में ये बात कही थी, जाइए हाफलॉन्ग, जाइए नॉर्थ ईस्ट में,
और वहां ट्राइबल के विकास के लिए संघ के कार्यकर्ता क्या काम कर रहे हैं, तब समझ में आएगा जमीन पर संघ कितना रचनात्मक काम करता है। लेकिन राजनीति के लिए इस तरह की वैमनस्य बात करना, जिसे सीधा सांप्रदायिक दंगा भड़कने की पूरी आशंका है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं पूरी भर्त्सना करता हूं। तो एक तीसरी बात ममता जी के बारे में कहना है, फिर आपको जो कहना होगा सवालों का उसका जवाब मैं दूंगा। ममता जी तो रोज बोलती हैं, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही बोल गई। अयोध्या से 200 गाड़ियां सीआरपीएफ यूपी में अयोध्या के रास्ते आ रहे हैं आपको पीटने के लिए। देखिए मैं बता रहा हूं, आज मैंने सुना है कि 200 गाड़ियों में सीआरपीएफ अयोध्या के रास्ते उत्तर प्रदेश से आ रही हैं आप लोगों पर हमला करने के लिए। कोई भी डरना मत। 15 दिन का छल है, 25 दिन का खेल है, उसके बाद हम ही समझेंगे खेला का नाम बाबा जी, खेला का नाम बाबा जी। बीबी जी ने मतदाओं का नाम काट दिया है, घुसपैठियों का काम किया है, वगैरह वगैरह ये सब कहा है। ममता जी बहुत हताश हो गई है ना, अब तो लगता है कि सही में आपकी जबरदस्त हार होने वाली है। ममता जी की राजनीति की स्थिति क्या है आप उनके वक्तव्य से समझ सकते हैं। ममता जी, यू आर नाउ इन डेस्परेशन। When a leader becomes desperate, then they speak anything. मैं यही कहूंगा, आप बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन आप खरगे साहब की कंपनी में क्यों आ गई हैं? आप तो अनुभवी नेता है ना, मुख्यमंत्री रही हैं। मतलब ममता जी के पैरों के तले की जमीन खिसक रही है। घुसपैठियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उनकी सरकार रोकती थी। मैं तो बंगाल में मैंने बहुत काम किया है, देखा है। घुसपैठियों को इनकरेज करती है उनकी पुलिस, बाकी को काम नहीं करने देती है। जहां इस तरह का प्रोटेक्शन तो आप देख रहे हैं, जैसे सर का काम हो रहा है सख्ती से, तो बहुत से घुसपैठिए खुद ही जा रहे हैं और भाजपा की सरकार आई और कस के काम होगा। तो ये जो पूरा जनता को झूठ के आधार पर डराने का षड्यंत्र ममता जी कर रही हैं, इसकी मैं बहुत भर्त्सना करता हूं कि सीआरपीएफ लोगों को पीटने के लिए आ रही है। ममता जी, सीआरपीएफ पीटने के लिए नहीं आ रही है। जो आपके काडर निर्दोष वोटर्स को पीटकर वोट नहीं देने देते हैं, उनके वोट के अधिकार का सदुपयोग करने के लिए आ रही है। डर के माहौल को खत्म करने के लिए आ रही है, खौफ के माहौल को समाप्त करने के लिए आ रही है। क्योंकि शांतिपूर्ण चुनाव तो देश के हित में है, संवैधानिक हित में है। हमने तो देखा है कि वहां पर तो आपके काडर के लोगों को लोकल बॉडीज में नामांकन तक नहीं करने देते हैं, फाड़ देते हैं। हमने वहां के कई गांव में यात्रा किया है। अभी मुझे याद है कि एक हमारे उम्मीदवार थी, उसकी बहू थी, वो पेट से थी, इतनी पिटाई की गई, मकान तोड़ दिया गया। मैं अंदर गांव में गया देखने के लिए। तो ममता जी, आज मैं भाजपा के राष्ट्रीय मंच से आपके अतीत को बता रहा हूं। कलकत्ता में वोट नहीं देने दिया जाता, सच्चाई है कि नहीं है? क्योंकि आपके टीएमसी क्लब के गुंडे खड़े हो जाते हैं, लोगों की पर्ची छीन लेते हैं। तो आज अगर चुनाव आयोग ईमानदार चुनाव की कोशिश कर रहा है, तो आप धमका रही हैं। और क्या बोला जाए, अगर आपके लोग जुडिशियल ऑफिसर्स, लेडी जुडिशियल ऑफिसर्स को भी धमकाते हैं 8 घंटे तक, तो इससे अधिक और क्या कहा जाएगा? जो सब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में एसआईआर का काम कर रहे हैं। तो ममता जी, यू आर डेस्परेट। आपकी हताशा देखकर खुशी हो रही है कि आपको भी अपने जाने का इंतजार है। गुड लक टू यू। 4 मई को मिलेंगे आपसे। थैंक यू। ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। देवेंद्र जी। यही तो आपका अनुभव है, मैं उसका सम्मान करता हूं। ये सब मिली भगत है और कोई नई बात है क्या? जरा देखिए तो उन्होंने क्या क्या नहीं कहा बीजेपी के खिलाफ, लेकिन एक तो
ये सरकार झूठ बोलने में माहिर है, क्या मोदी जी के रावण की तरह 100 सिर हैं, ये उन्होंने 2022 में बोला। उसके बाद आपके घर से देश के लिए कुत्ता भी नहीं मरा, मोदी जहरीले सांप जैसे हैं, ये उन्होंने 23 में कहा कालबुर्गी में। ये सब तो हमारे पास है। तो बिल्कुल मैंने एक विंडो दिया है देवेंद्र बाबू, अगर नहीं कुछ करेंगे तो मतलब है कि उनकी सहमति है, उनका संरक्षण है और उनका प्रोत्साहन है, तीनों। नीरज जी, फिर पवन जी। एक आदमी का नाम मैं बुलवाऊं की सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगी, संवैधानिक तरीके से लड़ूंगी और चुनाव से पहले इस सभी का नाम बुलवाऊंगी जिसका नाम आपका ने साजिश करके इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली करवाया। देखिए, इस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक ही बात कहूंगा, अब तो सर का पूरा कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो रहा है ना। तो ममता जी को सबसे शिकायत है क्या? बीजेपी से है ही है, चुनाव आयोग से है ही है, अब जुडिशरी से भी है। और जिस तरह जजेस को एक प्रकार से बंधक बनाया गया, तो क्या बोलना क्या है। तो फिर कहूंगा ये डेस्परेशन है। और बड़ा सवाल ये है, मैं कहना चाहता हूं आज पार्टी के राष्ट्रीय मंच से, सिर्फ ममता जी को ही क्यों परेशानी है? यूपी में हुआ कि नहीं हुआ सर? बिहार में सर हुआ कि नहीं ऐसा? यार देश में बाकी जगह हो रहा है कि नहीं? केरला में हो रहा है, केरला में भी हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, लाखों की संख्या में वोट कटे हैं। तो आपको क्यों परेशानी है? क्योंकि ये सारे गलत वोट से आप फायदा लेती थी। क्या मुझे छुपाने की जरूरत है क्या? मरे हुए लोग वोटर लिस्ट में नहीं रह सकते हैं, आप भी जानते हैं। और उस सबों की पर्ची बन करके वोट पड़ता था, ये कोई छुपाने की बात है क्या? तो ममता जी की पूरी जीत इसी प्रकार से छल से हुई है क्या? तो अब ये नहीं चलेगा। पवन जी। सर, पाकिस्तान के एक मंत्री का बयान आया था कि आपके हम मिसाइल जो है इस पे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का बयान आया है कि देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम पाकिस्तान को जवाब देंगे। पाकिस्तान को जवाब तो मोदी जी की सरकार कई बार दे चुकी ना। उरी में दिया, बालाकोट में दिया, पहलगाम में दिया, कसके पिटाई की ना, देखा है ना ममता जी ने।